नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश विद्या पुण्य में। मैं योगेंद्र सिंह चौहान, लेखक मैग्रो हिल एजुकेशन इंडिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नवीनतम अपडेट को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के सेंचुरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितनी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को डिवाइड किया गया है, आपने जरूर पढ़ा होगा। आपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को जरूर पढ़ा होगा। बट यहां पर आपको फर्स्ट टाइम एक नए तरीके से मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के अभयारण्य पढ़ने की आवश्यकता है, जो एमपीपीएससी का रिक्वायरमेंट है, या कहें कि व्यापम एग्जाम का भी ये रिक्वायरमेंट अब बन चुका है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास है और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर नेशनल पार्क से आगे बढ़ते हुए सेंचुरीज को पढ़ेंगे। और आ जाते हैं अब हम सेकंड स्लाइड पर। देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पर। अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की स्पेशल साइट पर चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश के ऐसे उद्यान पार्क कहें जो वेल्डरनेस है और उनका एक इतिहास है। मान लीजिए यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क विल्डरनेस है, तो वहां पर आपको आंसर करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के घड़ियाल कंजर्वेशन एरिया को लेकर। कितने मध्य प्रदेश में घड़ियाल पार्क है और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में बर्ड सेंचुरी यानी कि वहां का कंजर्वेशन एरिया। और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों की जो लेस एक्सप्लोरेड होते हैं, यानी कि उनको कम यहाँ पर पर्यटकों के द्वारा फॉलो किया गया है। और अंत में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के फॉसिल्स पार्क की, जैसे आपने पढ़ा होगा घुघुआ वगैरह। तो यहाँ पर हम बहुत सटीकता के साथ इनको पढ़ेंगे। इतनी कैटेगरी में मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों को बांटा गया है। बहुत अच्छे से समझिए। स्पेशल साइट मध्य प्रदेश में कौन सी मानी जाती है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो वहां पर आप पंचमढ़ी आंसर करके आएंगे। और इसी मध्य प्रदेश के मानचित्र पर हम सभी को मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए, वर्तमान मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेपर्ड स्टेट कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट और वुल्फ स्टेट के नाम से भी इसको अब जाना जाता है। तो वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों का जो अनुमान कर्नाटक के अनुसार अगर देखें हम, तो कर्नाटक जो है सेकंड नंबर पे है। तो 524 के मुकाबले मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 526 है। हालांकि एक दो माइनस हुए थे, बट जो टाइगर स्टेट का जो हमारा दर्जा है वो बरकरार है। और टाइगर इन इंडिया में अगर हम देखें कि टाइगरों की पॉपुलेशन कितनी रही है, अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपसे बनता है, तो देखिए वर्ष 2006 में 1411 टाइगर थे। फिर यहां से सीधी छलांग लगाई, 2010 आते आते 1707 हो गए, 2014 में 2226 हो गए, 2018 में 2967 हो गए हैं। तो शानदार कहने का मतलब यह है कि एक बढ़ते क्रम में आप यहां पर याद रख सकते हैं 2006 में कितनी भारत में टाइगरों की संख्या थी। इस प्रकार का प्रश्न होता आंसर कर सकते हैं आप यहां पर काफी आसानी से। तो ये समझना था, एक बेसिक है यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश के कितने नाम है, क्या है, और मध्य प्रदेश के नामकर्ता कौन रहे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब नए लेक्चर होंगे हमारे वहां पर, जब हम मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को लेकर। देखिए, आपको यह बताया जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है। ये पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि इस प्रकार के कोई भी राजपत्रित या कहें कि मध्य प्रदेश शासन या फॉरेस्ट विभाग की ओर से कोई भी परिपत्र या कहीं सूचना जारी नहीं की गई है कि वो 7 है। हाँ, न्यूज़पेपर या फिर बहुत से बच्चे आप नेट पे भी सर्च करते होंगे तो वहां पर आपको बताता है कि चलो मैप पे दिखा रहा है। तो पूरी तरह से गलत है ये, क्योंकि मैप को कोई भी अपडेट कर देता है और यहाँ पर गूगल्स में सब कुछ पॉसिबल है। तो 7 नहीं है वर्तमान में जो आप पढ़ते हैं, पूरी तरह से असत्य है। हाँ, रातापानी अभयारण्य को लेकर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, रातापानी अभयारण्य पूरे विश्व का, ध्यान से सुनिएगा, रातापानी अभयारण्य पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पर सर्वाधिक संख्या में शैलचित्र पाए जाते हैं। ये अराउंड वर्ल्ड में है। इसके अलावा इस अभयारण्य की एक विशेषता ये भी है
कि ये रातापानी देश की एक पहली ऐसी सेंचुरी है जहां पर वन्य जीवों के लिए अस्पताल ओपन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, फर्स्ट इस टाइप से है ये। तो अभी के लिए तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि भाई अभी ये टाइगर स्टेट रिजर्व का इसको कोई भी दर्जा अभी नहीं मिला है और इस प्रकार के कोई भी अभी अपडेट नहीं आए हैं। चलिए, तो मानचित्र पर देखिए आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानचित्र पे पूरा मैं आपको समझा दूं। राज्य सरकार और फॉरेस्ट विभाग सिर्फ यहां पर 6 टाइगर रिजर्व को ही मानता है। 5 टाइगर रिजर्व को देख पा रहे हैं आप यहां पर, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, संजय डुबरी और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये 6 टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिए, ये 6 टाइगर रिजर्व है, आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पर। तो इनके फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप 7 को लेकर बार बार दोहरा रहे हो या फिर कहीं पर पढ़ने को मिल जाता है तो मैं कहूंगा कि अभी देखो उसकी कोई भी प्रमाणिकता नहीं आ रही है ना, तो पूरी तरह से ये असत्य है। सिर्फ आप सिर्फ यहां पर कितना याद रखोगे, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इतना याद रखना है। ये मेरी बुक है मध्य प्रदेश विद्यापुन, टाटा मैग्रो हिल का प्रकाशन है, वो शानदार बुक है और यहां पर प्रमाणित कंटेंट आपको दिया गया है। तो रातापानी अभ्यारण्य को समझ लेने के बाद अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है तो आपको 6 आंसर करना है। हाँ, इसकी कवायद चल रही थी या कहने कि रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो गई थी। बाकी क्या हुआ कि 2019 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सारा पासा यहाँ पर पलट गया। ठीक है, कुछ सरकारें आई कुछ सरकारें गई तो उसमें ये अटक गया, नहीं तो अब तक आप इसको टाइगर रिजर्व में पढ़ पाते हैं। बट अभी के लिए 6 याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है तो आप आंसर करके आएंगे होशंगाबाद में और वर्तमान का नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम कहेंगे आप, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, और मान लीजिए विकल्प पे होशंगाबाद भी दिया हो और ए नर्मदापुरम दिया हो तो आपको नर्मदापुरम के साथ जाना होगा, ना कि होशंगाबाद के साथ। तो याद रखना है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कौन से जिले में स्थित अवस्थित प्रश्न हो तो आप आंसर करके आएंगे यहां पर होशंगाबाद में। देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक बेस्ट चीज और भी आप लोगों के लिए जो आपको विशेष बनाती है यहाँ पर, यह कहने की टाइगर रिजर्व को विशेष बनाती है और आपको पढ़ने के लिए काफी विशेष बना देती है। अब किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इसके मध्य से आप पाएंगे यहां से छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है तवा, तवा इसके मध्य से बहती है। ठीक है, तवा और देनवा नदी। कौन सी नदी? तवा और देनवा नदी, तवा और देनवा नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर यहां पर मुड़ई पर्यटन स्थल स्थित है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 2 नदियों के संगम पर बस इतना याद रखना है। और तवा नदी का उद्गम स्थल हम बाद में पढ़ते रहेंगे। वैसे अभी भी बता दूं कि छिंदवाड़ा से होता है, ना कि होशंगाबाद से। असत्य। नर्मदा नदी के दक्षिण में यह स्थित है, पहला फैक्ट इसका इतना याद रखना है। वर्ष 1999 में इसको मध्य प्रदेश सरकार ने पहले, यानी कि कहें कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको नामित किया गया था, घोषित किया गया था। यहां पर हिमालय क्षेत्र की 26 और नीलगिरी क्षेत्र की 42 प्रजातियां पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, मैं आपको समझा दूं। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में, क्योंकि नेशनल पार्क भी हो सकता, टाइगर रिजर्व भी हो सकता, बराबर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिमालय क्षेत्र की 26 प्रजातियां कहां पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र की, नीलगिरी क्षेत्र की 42 प्रजातियां कहां पर, कौन से पार्क में पाई जाती है, तो आपको आंसर करना चाहिए यहां पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सतपुड़ा। और यहां की एक और विशेषता है, यहां पर एक शानदार चीज आपको पता होनी चाहिए, वह है एथलेटिक गैलरी। अब एथलेटिक गैलरी कहां पाई जाती है, कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाई जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि यह 7 से 8 फीट लॉन्ग जंप कर देती है बहुत स्पीड में, तो इसीलिए इसको यहां पर नाम दिया गया है एथलेटिक गैलरी। बस इतना याद रखना है। यहां से प्रश्न हो तो आप आंसर कर सकते हैं आसानी से।
चलिए इसको हम हटा देते हैं यहां पर। तो तवा नदी देनवा नदी का संगम याद रख लीजिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां स्थित है इतना याद रख लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये कहां है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। पूर्व का होशंगाबाद, वर्तमान का नर्मदापुरम। अब अगले टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं, वो है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके प्रशासनिक क्षेत्रों को लेकर बहुत आगे पीछे चीजें होती रहती है, बट मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर दूंगा। देखिए ये पूरी तरह से अगर लोकेट है तो वह है सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। समझिए इसको, इसका विस्तार 2 जिलों में है, सिवनी और छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाला जो पार्ट है वो तो सिवनी जिले में आता है, परंतु इसका प्रशासनिक क्षेत्र जो है, प्रशासनिक तौर पर अगर आप देखें तो ये छिंदवाड़ा जिले में है। कहां पर है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये छिंदवाड़ा जिला याद रखना है आपको। ठीक है, और ये सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में है। सीधी सी बात है, यहां पर सतपुड़ा रेंज है, ये हिल है सतपुड़ा हिल। तो इसके कहां पर है? ये दक्षिण में स्थित है। इतना याद रखना, क्योंकि दिशाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। बस इतना याद रखना है, बेसिक है ये। पेंच टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां का सबसे फेमस यानी कि चर्चित स्थल कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन हो तो यहां पर सबसे फेमस है वो है काला पहाड़, है ना। काला पहाड़ कौन से नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है? तो आप आंसर करेंगे पेंच। ठीक है, और मोगली इसी जंगलों में खोजा गया था। कैप्टन लेट मूर ने 1831 में मोगली को जिंदा पकड़ा था, है ना। परंतु मोगली को सबसे पहले देखा किसने था? तो वो थे आपके स्लेमन। तो वहां पर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पेंच टाइगर रिजर्व को या मोगली को लेकर, तो आपको काफी आसानी से समझ में आएगा आने वाले लेक्चरों में। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइगर रिजर्व। पहला आपको कंप्लीट कराया मैंने सतपुड़ा, और सेकंड हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व की। अगला है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। ये कहां स्थित है? इसका प्रशासनिक क्षेत्र मंडला है, परंतु इसका विस्तार 2 जिलों में है, मंडला और बालाघाट में। ठीक है, यहां के वन क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 1933 में इसको आभाई वन बनाया गया। वर्ष 1952 में यह अभयारण्य बना तथा 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। वर्ष 1983 में यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वर्ष 1973 में 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। ये 83 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ये वाला पार्ट आ गया आपका, कह सकते हैं पेंच वाला। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा था तो ये स्लाइड पे चले गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये नहीं है। 1 जून 1955 याद रखना है। वर्ष 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और इस तरह से भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया था। तो कान्हा टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके कुछ फैक्ट पे चर्चा करें। इसके वर्ग किलोमीटर को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत से आप बताते हैं कि 940 है। बाकी 940 के अलावा अगर विकल्प पे एक और पॉइंट बनाकर रख दिया जाए, वो हो सकता है ये वाला 939 पॉइंट 19 एक और आएगा 9.47। ठीक है, तो ये पूरा जो निकालते हैं वो 940 वर्ग किलोमीटर का निकालते हैं। बाकी एक्चुअल में ये वाला है, तो ये भी याद रखना है 939.47। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट ये है इसका कि यहाँ की जो हवाई पट्टी है, जो आप पहले पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश की प्रथम हवाई पट्टी कौन से नेशनल पार्क के अंदर है, एमपी में, सिर्फ नेशनल पार्कों को लेकर है ना, उसमें। तो यहाँ पर जो हवाई पट्टी थी उसको कर दिया गया है बंद। ये पूरी तरह से हो गई बंद, अंग्रेजों के समय ये बनाई गई थी। ठीक है, हवाई पट्टी यहाँ पर क्या है, बंद है ना, ये संचालित नहीं है, ये कोर जोन में तब्दील हो चुकी है। और बमनी बरार पर ये हवाई पट्टी स्थित थी, जो सबसे ऊंचा यहाँ का सूर्यास्त पॉइंट माना जाता है, जिसकी ऊंचाई
870 मीटर है। तो ऊंचाई याद रख लीजिएगा बामनी बरार की, बामनी बरार की ऊंचाई याद रखना है आपको, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न हो सकते हैं आपसे। अब यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर चर्चा की है, यहाँ के जो पौराणिक ताल है सरवन ताल को लेकर। तो सरवन ताल पौराणिक महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि श्रवण कुमार की यहाँ पर हत्या हो गई थी राजा दशरथ के द्वारा भूलवंश, जब वो शिकार अभियान पर थे, क्योंकि ये क्षेत्र रामायण काल खंडों के अनुसार अगर देखें हम तो भगवान राम के जो दादा थे आच के क्षेत्र में आता था। अब आच ने अजयगढ़ पन्ना को बसाया था, अजयगढ़ जो तहसील है पन्ना डिस्ट्रिक्ट के, उसको सेटअप किया था। तो राजा दशरथ यहाँ शिकार अभियान पे थे और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे श्रवण कुमार। तो इसी तालाब से उन्होंने यहाँ पर उनको पानी पिलाने के लिए वो गए थे, वो घड़ा वगैरह लेकर। तो राजा दशरथ को ये लगा कि चलो यहाँ पर कोई हिरण वगैरह आया है, तो वो बाण चला देते हैं जिससे श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है। तो पौराणिक महत्व का श्रवण ताल कहाँ स्थित है, या फिर कहें कि मध्य प्रदेश में श्रवण कुमार से संबंधित कुछ फैक्ट है, तो वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपको और कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आएगा। तो बंजर घाटी को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंजर घाटी किधर स्थित। तो बंजर घाटी देखिए, बंजर घाटी एक नदी है, ये है ना, बंजर नदी आपने पढ़ी हुई होगी। तो बंजर घाटी कहते हैं, ये आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। जबकि हलोल घाटी वाला जो एरिया है वह कहां पड़ेगा आपका, मंडला डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना याद रखना है, हलोल घाटी कहां पर, मंडला में है। और यहां पर क्या है कि देखिए वर्ष 2000 में जब क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ हमसे अलग होकर बन रहा था, तो उस समय यहां पर एक थोड़ा सा संशोधन हो गया है। यहां पर एक ऐसी रेंज थी जो हस्तांतरित हो गई, कहां पर, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में। अब कौन सी ऐसी रेंज है उस पे, उसकी अगर हम चर्चा करें तो वो है चिल्पी रेंज। ये कब चली गई छत्तीसगढ़ की में, तो वर्ष 2000 में, है ना। बस इतना याद रखना है, चिल्पी रेंज वहां पर हस्तांतरित हो गई। ये एक फॉरेस्ट रेंज थी जो मध्य प्रदेश में हुआ करती थी उस समय, अब ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व को मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वह पर्यटकों के लिए कब ओपन किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाई ये पर्यटकों के लिए कब ओपन कर दिया गया था इसको, है ना, कब खोला गया था। तो ये वर्ष 1991 में, 1991 में कान्हा टाइगर रिजर्व को ओपन कर दिया गया था पर्यटकों के लिए कि आप आ सकते हो, घूम सकते हो यहाँ पर। ठीक है भाई, कि पौराणिक महत्व और भी बहुत सारे हैं इसके। पौराणिक महत्व देखें कि कालिदास ने भी इस क्षेत्र का उल्लेख किया है ना। दुष्यंत कुमार और शकुंतला के विवाह को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है, गांधर्व विवाह यहीं पर किया था उन्होंने, ये पौराणिक कालखंडों में उल्लेखित है। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व कनौ ऋषि के नाम से ही अभ्रंश होकर, कानन से कान्हा होकर ये कान्हा बना है। तो कनौ ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व का। बस इतना याद रखना है। आने वाले दिनों में एक नई सीरीज और शुरू की जाएगी जहां पर आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। बस संक्षिप्त में याद रखना, बाकी आगे जैसे 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 लेक्चर आगे बढ़ेंगे आपके, तो वहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आप पूछे जाने लगे हैं। हाँ, पहले इस प्रकार के प्रश्नों की कोई भी संभावना नहीं होती थी, जैसे आप देख रहे होंगे अभी भी प्रश्नों का स्तर क्या है, बहुत हाई लेवल का हो गया है। तो आपको काफी आसानी से समझना होगा इनको यहाँ पर, है ना, और ध्यानपूर्वक भी पढ़ना होगा। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के कैसे नेशनल पार्क की या टाइगर रिजर्व की बात करें, क्योंकि सबसे पहले हम टाइगर रिजर्व को ही कंप्लीट करेंगे। 6 टाइगर रिजर्व मैंने आपको मध्य प्रदेश के मानचित्र पर बता दिए हैं, तो उन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बांधवगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, और ये कहां स्थित है प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये उमरिया में है। बाकी इसके कंजर्वेशन एरिया को लेकर अगर बात करें फॉरेस्ट वाला, तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से उमरिया में, बाकी इसका जो विस्तार है कटनी तक है ना। तो कई बार पूछ लिया जाएगा विकल्प पे कटनी। देखो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आएगा, या कौन सा जिला उसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वहां पर कटनी दे देगा, उमरिया नहीं भी देगा, या फिर उमरिया भी दे दे और कटनी भी दे दे, दोनों विकल्प बना सकता है यहाँ पर। तो आपको आंसर करना चाहिए भैया उमरिया कटनी दोनों जगह ये फैला हुआ है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है ये, है ना, विंध्य श्रेणी से। तो बांधवगढ़ के बारे में ये बताया जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक्चुअल में ये 32 पहाड़ियां हैं, 32 गुफाएं हैं, है ना, और उसी फॉरेस्ट के अंतर्गत इनको 32 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप इतना पढ़ भी पाते हो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हालांकि प्रश्न भी पूछे गए। आप पौराणिक दृष्टिकोण से देखें यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क को, हम ये टाइगर रिजर्व की चर्चा करें यहाँ पर, तो वर्ष 2000 में
वर्ष 2000 पूर्व पुराना किला है यहाँ पर, यानी कि 2000 वर्ष पुराना किला है, माफ कीजिएगा, पुराना किला है जिसको हम भाई के किले के नाम से जानते हैं, या आप कहीं बार पढ़ा होगा आपने बांधवगढ़ किला भी बोलते हैं। तो भाई के किले के नाम से इसको जाना जाता है, इतना याद रखना है आपको। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और लंका से वो जीत कर आ रहे थे, तो लंका पर नजर रखने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम ने यहाँ पर लक्ष्मण को उपहार स्वरूप दिया था ये किला बनवा कर कि भाई आप यहाँ रहना और निगरानी वगैरह रखना, लक्ष्मण को दिया। इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कि इसके आर्किटेक्चर कौन थे, किन्होंने इसको डिजाइन किया था, किन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो नल और नील थे, है ना, इतना याद रख लीजिएगा। नल और नील ये वही हैं दोनों भाई जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था। तो नारद पंचरत्न में भी इसका उल्लेख मिलता है इस किले का, इतना याद रखना है आपको, नारद पंचरत्न में। इसके अलावा शिव संहिता में मिलता है, अब पूरा तो नहीं लिखूंगा, बस इतना समझते चलिए आप, शिव संहिता में मिलता है। और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये विश्व के 25 टॉप नेशनल पार्कों की सूची में शामिल है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं, इतना याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों की संख्या कहां पर है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर है। 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और 1993-94 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। यह प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी निर्माणाधीन है, हालांकि अब काम कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट हो गई यहाँ पर, बस इतना याद रखना। बाकी हम यहाँ पर जैसे अभी हाल ही में एएसआई ने यहाँ पर पुरातत्व विभाग की टीम ने यहाँ पर बहुत सारी बौद्ध केव्स उनको यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, बौद्ध प्रतिमाएं भी यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो बहुत सारे शैल चित्र भी यहाँ पर खोजे गए हैं। तो नवीनतम अपडेट आपको मिलते रहेंगे, बस इतना याद रखना है आपको, कहाँ पर एक्सप्लोर हुए, कितनी गुफाएं यहाँ पर खोजी गई है, वो सब कुछ संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण में मैंने इंक्लूड की है, तो उसको आप जरूर आप बुक को खरीद लें, आपके लिए वो बुक रामबाण सिद्ध होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, आप चर्चा करते हैं हम यहाँ पर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की। कभी ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हुआ करता था, बट अब क्या है कि कुछ एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ की ओर हस्तांतरित हो गया है, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उधर घासीराम वन्यजीव अभ्यारण्य है और हमारे इधर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व बच गया है। तो टाइगर रिजर्व की स्थापना 1975 में की गई, क्योंकि यहां से आपको याद रखना है, सनवाइज भी क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मोहन को यहीं से पकड़ा गया था, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम राजवंश पढ़ेंगे, बुंदेला राजवंश, बघेल राजवंश में काफी आसानी से पढ़ पाओगे इनको, ठीक है। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अपने विविध वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत सारी चीजें या वनस्पतियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं। और इसके अलावा ये क्यों इतना फेमस है वनस्पतियों के लिए, तो देखिए यहाँ पर साल और बांस, ठीक है, दो चीजें याद रखना, साल और बांस, इन दोनों के यहाँ पर और मिश्रित वन मिलते हैं यहाँ पर, है ना। तो साल, बांस और मिश्रित वन कहाँ पर पाए जाएंगे, तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, और ये लोकेट कहाँ पर है, ठीक है, तो सीधी में। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट और आ गया है, एक नया जिला जो मई में अस्तित्व में आ जाएगा, थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे हम, हालांकि इस पर मैं बहुत ही शानदार एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिस पर हम उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर यहाँ पर सीधी अगर हम पहुंचे हैं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर संक्षिप्त में समझना है आपको। यहाँ पर नवगठित जिला जो है वह है मऊगंज, है ना। तो मऊगंज किसके साथ सीमा साझा करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूपी के कौन से जिले हैं, मिर्जापुर है या चित्रकूट है या फिर प्रयागराज है, एक्सेट्रा, है ना। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मऊगंज पर एक शानदार में लेक्चर आपको अपलोड करके दूंगा, जहां पर काफी आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर प्रश्न बनते हैं तो वहां पर काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। अब हम चर्चा करते हैं यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व की। यह हमारा अंतिम टाइगर रिजर्व होगा। इस तरह से आपको मैंने 6 टाइगर रिजर्व यहां पर मानचित्र पर कंप्लीट करा दिए हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, पन्ना जिले में। इसका विस्तार 2 जिलों में मिलेगा आपको, पन्ना और छतरपुर। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इसका जो क्षेत्र है वो कहां है, पन्ना है। ये भारत का 22वां है और मध्य प्रदेश का ये 5वां है, ठीक है।
इसको वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कर लिया। टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। भौगोलिक दृष्टिकोण से पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर हम चर्चा करें तो ये 3 भागों में डिवाइड है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं समझ लेते हैं हम। यहाँ पर 3 पार्ट इसके देखें तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो है आपका ऊपरी तलगांव, मध्य हिनोता जहां से आपका डायमंड्स वगैरह निकलता है, और लास्ट जो है वो है आपका केन नदी घाटी, केन नदी घाटी। बस इतना याद रखना है आपको। तो 3 भौगोलिक दृष्टिकोण में इसको रखा गया है। और ये अगर हम बात करें तो कौन से राजवंश या रियासतों के अधीन हुआ करता था, देखिए अब पास में छतरपुर भी है आपके, ठीक है, सतना वगैरह भी है यहाँ पर। तो पन्ना और छतरपुर की अगर हम चर्चा करें, ध्यान दीजिए, पन्ना और छतरपुर, पन्ना और छतरपुर और बीजावर कि तत्कालीन शासकों का ये शिकार का क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि उन रियासतों, बीजावर रियासत का ये क्षेत्र था, याद रखना है। वहां के जो राजा थे वो उनका ये संरक्षित शिकार का क्षेत्र था। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना, छतरपुर और बीजावर याद रखना है आपको, ये उनके शिकार का एक संरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, वही शिकार कर सकते थे, यहाँ पर करते थे, इसके अलावा किसी को यहाँ पर अनुमति नहीं थी। और इसको भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। बस इतना याद रखना है इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है। और ये थोड़ा सा भी क्या है, 30 वर्ग किलोमीटर का इसका जो क्षेत्र है, 30 वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वह जलमग्न होने की कगार पर है। अब क्यों? केन बेतवा लिंक की वजह से, है ना। तो थोड़ा यहाँ पर वो है, कह सकते हैं कि काफी वाला फॉरेस्ट वाला एरिया यहाँ पर जलमग्न हो जाएगा। बाकी फ्यूचर अगर देखें यहाँ पर तो वो शानदार है, वन्यजीव प्राणियों के लिए यहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में होगा। वैसे भी बुंदेलखंड सूखे की मार खूब झेलता है, तो सूखे की मार अब समाप्त हो जाएगी आने वाले समय में। तो इस तरह से आपने देखा 6 टाइगर रिजर्व हमने पढ़े हैं, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पर 7 नहीं है। अगर आपने 7 पढ़ रखा, थोड़ा सा दिमाग से आप हटा दीजिए, जब 7 हो जाएंगे तो मैं खुद आपको आगे बता दूंगा आके कि भैया आप 7 हो चुके हैं। तो इस तरह से 6 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लिंक को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।